अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडी को भी टाइम दे रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इसको कहते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सेंटर ऑफ मास को सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्यों कहते हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, स्पेशली न्यू कमर्स जो चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें दोस्तों के साथ और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली नोटिफिकेशन, नई आने वाली वीडियो और नया आने वाला टॉपिक आपको टाइमली मिल सके और आपकी स्टडी में किसी किस्म की हर्डल ना आए। टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। कोई भी बॉडी रिजिड मास से जो बनी हुई होती है, यहाँ पे बुक में रिजिड का नाम यूज किया गया है। रिजिड उस चीज को कहते हैं जिसकी शेप डिफॉर्म नहीं होती। ये पेन है तो इसको मैं जितना मर्जी प्रेस करता रहूँ ये डिफॉर्म नहीं होगा, टी शेप नहीं होगा। ये छोटे छोटे इंटरकनेक्टेड पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक रिजिड बॉडी है। तो बॉडी रिजिड नहीं होती, वो डिफॉर्म हो जाती हैं, उनके अंदर उतनी सलाहियत नहीं होती कि उसको प्रेस करें तो वो अपनी शेप को बरकरार रख सकें। जैसे एक जेली की मिसाल देता हूँ, एक जेली को आप प्रेस करेंगे तो वो प्रेस हो जाएगी। एक शॉपिंग बैग है, उसको ऐसे करेंगे तो वो हाथ में ऐसे हो जाएगा। इट मीन्स कि वो रिगिड नहीं है। जो चीज़ें रिगिड होती हैं उनका एक सेंटर ऑफ मास होता है, एक मरकजी पॉइंट होता है जिसके गिर्द उस बॉडी की पूरी फोर्सेस आके इकट्ठी होती हैं और वो उसका न्यूक्लियस समझ लें, उसका न्यूक्लियस होता है। क्योंकि एक सेंटर पॉइंट होता है, इसको सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं और कैपिटल CM से इसको लिखते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास है। अब ये ऐसी पोजीशन होती है कि जिसके ऊपर अगर आप फोर्स लगाएंगे, उस पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे तो आप फोर्स नहीं लगा सकेंगे, उसमें रोटेशन, उसमें मोमेंट जनरेट नहीं कर सकेंगे या उसमें टॉर्क जनरेट नहीं कर सकेंगे। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ। आपका एक फैन है, ये इसका सेंटर वाला पोर्शन है, ये इसके पार है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। अगर आप यहाँ से पकड़ के इस पंखे को जितना मर्जी घुमाते रहें ये पंखा नहीं घूमेगा, क्योंकि आप इस सेंटर ऑफ मास वाली जगह पे मोमेंट जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इट मीन्स कि आप एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इसी पंखे को आप यहाँ से पकड़ के घुमाएंगे तो ये इजीली घूमना शुरू हो जाएगा। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था मोमेंट आर्म के बारे में। जो हम सेंटर से मोमेंट आर्म को बढ़ाते जाएंगे आपकी फोर्स मल्टीप्लाई होती जाएगी, आप थोड़ी फोर्स से ज़्यादा काम करते जाएंगे। अगर आप इस पंखे को यहाँ से घुमाने की कोशिश करेंगे ये नहीं घूमेगा, लेकिन यहाँ से थोड़ी फोर्स लगाएंगे ऐसे करके थोड़ा सा घूम जाएगा। या यहाँ पे ज़्यादा फोर्स, यहाँ पे और फोर्स कम लगेगी, यहाँ पे और कम, लेकिन जो आप आखिर में जाएंगे तो ये फोर्स आपको और कम लगानी पड़ेगी क्योंकि आपने इसकी मोमेंट आर्म बढ़ा दी है। इसी तरह जो सेंटर ऑफ मास, इसकी एक बुक में मिसाल भी दी गई है कि इसमें टॉर्क थोड़ा होता है और साइडों पे ज़्यादा होता है। ये स्पैनर है जिसको हम पाना भी कहते हैं आम जुबान में, वैसे असल लफ्ज़ होता है स्पैनर। इस स्पैनर को मैं फोर्स अप्लाई करूंगा किसी चीज़ को टाइट करने या खोलने के लिए। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे एक नट है और उसको मैंने टाइट करना है, और टाइट करने के लिए इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा। अगर इस स्पैनर को मैं यहाँ से पकड़ के घुमाऊंगा तो मेरी फोर्स ज़्यादा लगेगी क्योंकि मैं इसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर जोर लगा रहा हूँ, इसमें टॉर्क कम जनरेट होगा, यहाँ पे मेरी फोर्स ज़्यादा लगेगी। लेकिन इसको अगर मैं यहाँ से पकड़ के घुमाऊंगा तो वो आसानी हो जाएगी क्योंकि मैं सेंटर ऑफ मास से मोमेंट आर्म की तरफ जा रहा हूँ। ये हथौड़ी है, इसको मैं अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेके आता हूँ तो ये देखें, ये इसका सेंटर ऑफ मास है जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आके बैलेंस हो गई है। अगर मैं यहाँ से इसको रोटेट करने की कोशिश करूँगा मेरी ताकत ज़्यादा लगेगी, यहाँ से आसानी से रोटेट हो जाएगी। लेकिन ये एक फिक्स पॉइंट के साथ है, ये इसका सेंटर ऑफ एक्सिस हो गया। इसको मैं यहाँ से रोटेट करने की कोशिश करूँगा, ताकत ज़्यादा लगेगी, यहाँ से करूँगा तो आसानी से हो जाएगी। और यहाँ पे इसका टॉर्क बहुत कम होता है, समझ लेकिन नहीं होता। इसको आप आखिरी एंड से पकड़ के इसको ऐसे करेंगे तो ये ऐसे घूमती घूमती ऐसे कलबाजियाँ खाती हुई आगे की तरफ जाएगी। यहाँ पे इसकी मूवमेंट कम होगी लेकिन इसकी मूवमेंट ज़्यादा होगी। यहाँ पे टॉर्क थोड़ा होगा लेकिन यहाँ पे टॉर्क बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि वो सेंटर ऑफ पॉइंट से दूर जाते जा रहे हैं। आपने उसी फोर्स के साथ इसमें थोड़ा टॉर्क जनरेट किया और इसमें ज़्यादा टॉर्क जनरेट किया,
सिर्फ मोमेंट आर्म बढ़ाने की वजह से। ये ऐसी पोजीशन है कि जहाँ पे इस बॉडी के जितनी भी फोर्सेस हैं वो आके कंसंट्रेट हो रही हैं, इसके मास का जितने भी इफेक्ट्स हैं सारे यहाँ पे आके कंसंट्रेट हो रहे हैं। अब फिजिक्स में हम पढ़ते हैं वेट को। वेट जब भी आप नाम लेंगे तो आपके जहन में एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात आएगी कि एक मैस को ज़मीन अपनी तरफ खींच रही है, एक फोर्स जनरेट हो रही है और वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसी थोड़ी की मिसाल देते हैं। अब इसका एक सेंटर पॉइंट है, एक सेंटर ऑफ मास हमने निकाल लिया कि ये है। इट मीन्स कि जितनी भी फोर्सेज आ रही हैं इस बॉडी के ऊपर पड़ रही हैं वो इसको इसके सेंटर की तरफ लेके जा रही हैं और इसका सेंटर ज़मीन की तरफ जा रहा है। दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि इस हथौड़ी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल पुल होगी सबसे ज़्यादा इस पॉइंट पे होगी क्योंकि ये इसका सेंटर ऑफ मैस है। इसके ऊपर कम होगी, इसके ऊपर भी कम होगी। जो इससे दूर जाते जाएंगे वो फोर्स कम होती जाएगी और जो इसके करीब जाते जाएंगे वो फोर्स ज़्यादा होती जाएगी। जो ग्रेविटेशनल पुल होती है किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है तो उसके सेंटर की तरफ से खींचती है, उसके मिड पॉइंट की तरफ से खींचती है। इसका जो मिड पॉइंट होता है इसका सेंटर ऑफ मैस होता है। हर चीज़ का सेंटर ऑफ मैस डिफरेंट होता है। अब ये हथौड़ी है, ये देखें तो इसका सेंटर ऑफ मैस ये पोजीशन है, लेकिन इसी तरह मैं एक इतना ही रॉड ले लेता हूँ तो उसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि इसका मैस इस तरफ ज़्यादा है, इसलिए इसका सेंटर ऑफ मैस यहाँ पे आया है। अगर ये सिंपल रॉड होता है इसलिए आगे ये हैमर ना लगा हुआ होता तो इसका सेंटर ऑफ मैस यहाँ पे सेंटर में आ जाना था। अब चूंकि ये छोटी चीज़ है इसके ऊपर ये फार्मूला तो अप्लाई कर रहा है, लेकिन आप जब बिग मैसेज की तरफ जाएंगे बहुत हाइट पे, खास तौर पे जब हाइट पे आप जाएंगे तो हाइट पे ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाती है। आप जो सेंटर ऑफ हाथ से ऊपर जाएंगे आपकी ग्रेविटी कम होती जाएगी। जब आप बहुत हाइट वाली बिल्डिंग्स, हाइट वाली माउंटेन्स पे जाएंगे तो वहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। हो सकता है कि इसका सेंटर ऑफ मैस और आगे शिफ्ट हो जाए या इस तरफ शिफ्ट हो जाए, बिल्कुल सेंटर में नहीं रहेगा क्योंकि ग्रेविटी उसको मुख्तलिफ एंगल से अपनी तरफ खींच रही होगी। इसी तरह आप अगर दुनिया की ऊंची टॉलेस्ट बिल्डिंग देख लें जैसे बुर्ज खलीफा है, उनका आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जिस जगह पे बॉडी की फोर्स बैलेंस हो रही होती है उसके मैस के ऊपर ग्रेविटी पड़ रही होती है, वो जिस जगह पे बैलेंस हो रही होती है वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है या सेंटर ऑफ मैस होता है। ये वो जगह है जहाँ पे सारी फोर्सेस इकट्ठी हो रही हैं। ये डिफरेंट शेप्स के लिए डिफरेंट पोजीशन होती है। लेट्स सपोज एक होमोजेनियस स्फीयर की बात हुई है बुक में। होमोजेनियस स्फीयर होता क्या है? होमो का मतलब क्या होता है? एक जैसा। जब किसी चीज के लिए हम होमोजेनियस यूज करेंगे मतलब है कि उसकी सारी साइड्स बराबर होंगी। लेट्स सपोज ये होमोजेनियस क्यूब है, जिस तरह से मर्जी देखें ये सारी साइड्स बराबर हैं। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल इसके मिड में होगा, इसके सेंटर में होगा। अगर आप एक कील इसके सेंटर से यहाँ से गुजार दें, एक कील यहाँ सेंटर से निकाल दें, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, जो बिल्कुल मिड में जहाँ पे सारी कीलें जाके एक जंक्शन बन जाएगा वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। इसी तरह होमोजीनियस सर्कल की बात हो रही है, जैसे एक बॉल होती है। बॉल देखें तो हर तरफ से गोल ही होती है। ये अनियन है, इसकी ये साइड देखें तो ऐसे पिचकी हुई है। इट मीन्स कि होमोजीनियस नहीं है। इस तरफ से तो ये सर्कल पूरा है, लेकिन ऐसे देखें तो ये फ्लैट है। यहाँ से ये एक स्फीयर तो हो सकता है लेकिन एक होमोजीनियस सर्कल नहीं हो सकता। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी चेंज होगी। अगर ये होमोजीनियस सर्कल होता तो बिल्कुल इसके मिड में जाके इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती। इसी तरह अगर ये कौन होती, लेट्स सपोज ऐसे कौन होती है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे कहीं बनती है। ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ये एक सिलेंडर की शेप भी है और ये सर्कल भी है साथ में इसके। इसको हम कहेंगे सर्कुलर सिलेंडर। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल ऐसे एक लाइन लगाएं सेंटर से, समझ लें एक कील ऐसे सेंटर से गुजार दें और एक कील यहाँ से सेंटर से गुजार दें तो बिल्कुल जो सेंटर में पॉइंट बनेगा वो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। इसी तरह अगर ये एक वुडन रॉड होता, लंबा सा रॉड होता, ये सर्कल नहीं है, लेट्स सपोज ये एक फ्लैट है और एक रॉड है, एक डंडा सा है, समझ लें। इसको सेंटर में रखेंगे, जहाँ पे इसका सेंटर आएगा वो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं ये सारे रेगुलर शेप वाली थी। एक स्क्वायर था तो रेगुलर था, एक सर्कल था या एक सिलेंडर था या एक कौन थी, ये एक रेगुलर शेप थी। कुछ बॉडीज ऐसी आ जाती हैं जिनकी शेप इरेगुलर होती है, किसी एक प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रही होती। मिसाल के तौर पे ऐसा कागज का पीस है, ऐसे शेप है उसकी, किसी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा। ना ये सर्कल है, ना ये स्क्वायर है, ना ये कौन है, ना ये सिलेंडर है। अब हर चीज का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो है, सेंटर ऑफ मैस तो है,
वो हम कैसे निकालेंगे, एक कील दीवार के साथ ऐसे लगा देंगे। लेट्स सपोज दीवार के साथ मैंने एक कील ऐसे लगा दी। क्यों, अब इस बॉडी को मैं एक पॉइंट से, लेट्स सपोज पॉइंट नंबर 1 है, ये यहाँ से इसको हैंग कर दूंगा। जब हैंग करूंगा ये बॉडी ऐसे नीचे की तरफ लटक जाएगी। तो इस पॉइंट से लेकर नीचे एक प्लम लाइन कहते हैं, मिस्त्री होता है ना, मेसन, वो जब ईंटें लगा रहा होता है तो उसके पास एक रस्सी के साथ वो नीचे प्लम सी होती है, वो उसको लेवल कर रहा होता है कि ईंटें इधर उधर तो नहीं हो रही, उसको कहते हैं प्लम लाइन। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, एक धागे के साथ एक पत्थर को बांधें और उसको ऐसे लटका दें, वो बिल्कुल ग्रेविटी की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। जैसे वो प्लम लाइन काम कर रही थी, ये पत्थर और धागा भी वही काम करेंगे। ऐसे हैंग कर लेना है। तो यहाँ पे आपने लेट्स सपोज ये कील थी, धागे के साथ उस पत्थर को लगाएंगे, वो पत्थर ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा। लेट्स सपोज ये नीचे था, ऐसे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन लगा लेंगे। फिर इसकी दूसरी पोजीशन लेंगे यहाँ पे, फिर इसको ऐसे लटका देंगे तो ये ऐसे हो जाएगी। अब ये पोजीशन यहाँ से खत्म होगी, अब ये चीज ऊपर आ जाएगी, फिर उसके ऊपर प्लम लगाएंगे तो हो सकता है कि वो ऐसे लाइन लगे। फिर तीसरी पोजीशन ले लेंगे ये वाली, अब इस चीज को ऊपर करके लटकाएंगे ऐसे करके, तो उसके ऊपर जब प्लम लाइन लगाएंगे तो हो सकता है कि ये लाइन ऐसे लगे। ये कम से कम 3 रीडिंग्स आपने लेनी है, ज्यादा भी ले सकते हैं लेकिन मिनिमम आपने 3 रीडिंग्स लेनी है। ये रीडिंग नंबर 1 थी, ये रीडिंग नंबर 2 थी और ये रीडिंग नंबर 3। अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो एक पॉइंट है जहाँ पे ये जंक्शन बन रहा है, तीनों प्लम लाइंस की जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो बराबर आ रही है। इट मीन्स कि ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और सेंटर ऑफ मास भी इसी को कहेंगे। सेंटर ऑफ मास लाजमी नहीं कि किसी बॉडी के बिल्कुल सेंटर में रहे, ये एक यूनिवर्सल चीज है, सेंटर में होता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसकी ओरिएंटेशन के हिसाब से, उसके वक्त के हिसाब से कि जिस वक्त वो जो चीज़ काम कर रही है, जो फंक्शन कर रही है, उसके हिसाब से वो चेंज होता रहता है। ये मेरा बाजू है, अब इसको देखें तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, ये चीज़ है, ये है, इसके गिर्द ये मास घूम रहा है। इसी बाजू को अगर मैं यूं कर लूँ, ऐसे 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 या ऐसे, अब देखें यहाँ से मेरा सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया है, ये मेरी अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी और यही मेरा सेंटर ऑफ मास हो गया है। अब ये इसकी कंडीशन चेंज हो गई है, अब इसकी पोजीशन चेंज हो गई है क्योंकि ओरिएंटेशन के हिसाब से अब ये चीज़ मेरी यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताया। उम्मीद है कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा और ज़ाहिद इकबाल को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।